फिर से स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और कैसे हैं आप सब? स्वस्थ? हमारा जो टॉपिक चल रहा था एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डिसीजंस की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात हो रही थी, जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या हैं? तो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है तो हमने बात करी थी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पर बात करी थी, कैपिटल बजटिंग की, पूंजी बजटिंग की बात करी थी। अगर एक इन्वेस्टर है तो वो सबसे पहले फोकस करता है अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर। अगर वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो ये चाहता है कि जो भी मेरे लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो वो अच्छे रिटर्न्स दें। अगर आप भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए, 5 या 10 साल के लिए, तो आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न्स ज़्यादा मिले, तो आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या ऐसा सोर्स कलेक्ट करते हैं। सोर्स से तो आपने पैसा कलेक्ट दिया, लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं। बिकॉज जहाँ रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होगी और हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही जाते हैं। लेकिन जब बात लाभदायकता की होती है, जहाँ हाई रिटर्न मिलते हैं, वहाँ रिस्क भी हाई होती है। तो जब हमने बात करी कैपिटल बजटिंग की, पूंजी बजटिंग में निवेश की, तो उसमें हमने देखा कि जहाँ एक निवेशक अपनी दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करता है, लॉन्ग टर्म असेट्स में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। जैसे लॉन्ग टर्म असेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। तो मशीन की हमने ज़्यादा बात करी थी। अगर वो मशीनों में विनियोग कर रहा है, यानी अपना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपने पैसे को लगा रहा है, तो वो विनियोग हम बोल रहे हैं पूंजी बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब वो पैसा लगाता है एक हग अमाउंट लंबे समय के लिए, तो वो क्या देखता है, उसके डिसीजंस देखता है कि उसमें उसको क्या क्या इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है। तो वो देखता है रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, फिर वो देखता है कितने टाइम में पे बैक करके मेरे को पैसा वापस इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है। तो अलग अलग फैक्टर पर वो ध्यान रखता है, तभी तो वो डिसीजन ले सकता है, राइट। तो जब हमने बात करी पूंजी बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म डिसीजंस आ गए सारे। तो उसमें हमने 2 तरह की मेथड्स देखी। कौन कौन सी मेथड्स थी? ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स। हम एक बार फिर से उसका सारांश यहाँ लेकर आ जाते हैं कि उन मेथड से हमें एक्चुअल में क्या पता चला। जब हमने बात करी कैपिटल बजटिंग की, पूंजी बजटिंग की बात करी, तो जब हमने इसकी टेक्निक की बात करी तो 2 तरह की मेथड्स देखी थी हमने, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड थी मॉडर्न मेथड। तो हमने जब पारंपरिक तरीके से देखा था तो उसमें हमने पढ़ी थी मेथड्स। फर्स्ट पढ़ी थी पेबैक मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता था पुनर्भुगतान अवधि, है ना। अभी पुनर्भुगतान अवधि में हमने क्या देखा था कि अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसको एक राय देनी है अपने मैनेजर को, कि अगर उसका मैनेजर पूछता है कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने टाइम में पे बैक हो जाएगा, यानी जितना हमारी कॉस्ट लगी है वो हमारे रिटर्न से कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगी। सपोज आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 10 साल तक 1-1 लाख रुपए मिले, ठीक है। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको 10 साल तक 1-1 लाख रुपए मिले, तो 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कवर हुई, है ना। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था इस पेबैक के लिए, कि कैसे इस पेबैक को हम कैलकुलेट करते हैं, पुनर्भुगतान को। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता था उसको हम सी कहते थे और रिटर्न्स करते थे जितने रिटर्न है ना। तो इससे हमें क्या ज्ञात हो जाता था, पेबैक। सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने विनियोग किया 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना विनियोग किया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का,
और आपको रिटर्न मिले, प्रॉफिट्स मिल रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है 20,000 रुपया हर साल, और कितने साल तक मिलेगा, ये पर एनम है और ये मिल रहा है सपोज 10 साल तक आपको पैसा मिलेगा। तो पेबैक पीरियड मेथड क्या कहती थी कि जो आपने विनियोग किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपकी कॉस्ट कब कवर हो रही है, आपके प्रॉफिट से। तो आपके प्रॉफिट्स थे 20,000 के, ठीक है, 20,000 के थे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, C/R कर रहे थे। तो C हमारा 1 लाख था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख था, और R यानी रिटर्न्स हमारे 20,000 के थे सालाना। तो हमें 5 साल में, 5 ईयर में ये प्रॉफिट्स जो है कॉस्ट कंप्लीट करके दे रहे थे, पेबैक करके दे रहे थे। कितने सालों में, 5 साल में, ठीक है। 5 साल में हमें ये जो रिटर्न्स थे हमारी कॉस्ट को क्या कर रहे थे, फुलफिल या कॉस्ट को कंप्लीट करके दे रहे थे। भाई बाद में बचे हुए जितने भी प्रॉफिट है 5 साल के, वो पोस्ट पेबैक कहलाते थे, है ना। बाद के जितने भी बचे हैं जिससे कॉस्ट कवर हो गई वो तो ठीक है, पेबैक हो गया, लेकिन उसके बाद के प्रॉफिट्स, कितने साल के बाद के प्रॉफिट बचे, 5 साल के तो बचे ना भाई। 5 साल में कॉस्ट कवर कर दी, बाद के 5 साल के आपका प्रॉफिट ही है, तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कहलाता है। और बाद के प्रॉफिट कितने साल के बचे, 5 साल के, तो वो पोस्ट पेबैक पीरियड कहलाता है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो इसमें हमने ये जाना था कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने टाइम में रिवर्ट होके हमारे पास आ रहा है, यानी वो उसकी कॉस्ट जो है वो कब कंप्लीट हो रही है रिटर्न से, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो पोस्ट प्रॉफिट या पोस्ट प्रॉफिट पेबैक पीरियड कहलाता था। तो इससे हमें ये पता चल जाता था जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न्स से कॉस्ट कब तक फुलफिल हो रही है, राइट। उसके बाद हमने सेकंड मेथड पढ़ी थी। सेकंड में हमने क्या बात करी थी, सेकंड मेथड पढ़ी थी ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, औसत प्रत्याय दर के बारे में बात करी थी। यानी इसमें अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, हम ये देख रहे थे। तो ये क्यों देख रहे थे कि अगर हमारे पास सपोज 2 प्रपोजल है, हमें हमारा जो भी ऑर्गेनाइजर का जो ऑनर है वो बोलता है कि भाई आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप बताओ कि अगर आपको 2 असेट्स में पैसा लगाना है और आप एडवाइजर हो तो कौन से प्रपोजल पर हम पैसा लगाएंगे, किसमें इन्वेस्ट करेंगे आप बताओ, ये आपको आपका ओनर बोलता है। तो आप क्या देखेंगे, दोनों की जो 2 प्रपोजल है दोनों की हम देखेंगे कि रिटर्न कौन ज़्यादा दे रहा है, एवरेज रिटर्न जो ज़्यादा दे रहा है आप बोल दो कि आपके बॉस को किसको सेलेक्ट करना है। सपोज 2 मशीनें हैं XY, ठीक है, आपने औसत प्रत्याय दर निकाली दोनों मशीनों की, इसकी आई 10%, इसकी आई 10.75% रिटर्न देती है, X देती है X मशीन 10% और Y देती है 10.75। तो आप क्या करोगे, इसके साथ जाओगे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो आप अब अपने ओनर को बोलोगे कि हमें Y मशीन पर पैसा लगाना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपने क्यों देखा, क्योंकि आपको प्रॉफिट था। तो यही तो डिसीजंस लेने हैं, यही तो कैपिटल बजटिंग में हमें डिसीजंस लेने हैं जो हमें आगे प्रॉफिट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने मॉडर्न मेथड में बात करी 3 मेथड्स की। एक थी नेट प्रेजेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV। दूसरी हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करी, और थर्ड हमने बात करी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की।
ठीक है, हमने ये मॉडर्न में पढ़ी थी। अब ये बात क्या कर रही थी, टाइम फैक्टर को इंक्लूड कर रही थी कि अगर कोई पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं या किसी असेट्स में लगाते हैं, जो उसकी रिटर्न्स हमें इन फ्यूचर में मिलेंगे, उनकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, यानी टाइम फैक्टर को इन मेथड ने क्या किया था, इंक्लूड करा था। तो जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ते थे तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे कैश इनफ्लोज हैं, जो फ्यूचर में इनफ्लोज होंगे या फ्यूचर के जो भी रिटर्न्स हैं, उनकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, वो कैलकुलेट करते थे इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या देखते थे इसके अंदर कि अगर हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है हमारे इनफ्लोज की टोटल करके, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे थे। क्योंकि आज जो हमने पैसा लगाया है, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, और फ्यूचर में जो भी इनफ्लोज हमें हो रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमसे हमारे आज के जो प्रेजेंट आउटफ्लो के बराबर हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एनपीवी में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज हैं, सपोज हमें मिले 10,013 के मिले थे, 10,013 एक अमाउंट का हमारा इनफ्लो निकला। जो हमने विनियोग किया वो विनियोग है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज आपने 10,000 का किया, और उससे जो भी आपको आय प्राप्त हुई, जितने भी साल, सपोज 5 साल मिली, तो उन 5 साल में जितना भी आपको पैसा मिला, सपोज 5,000 या XYZ कितना भी पैसा आपको मिला, तो उसकी आपने क्या करी, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जो पैसा फ्यूचर में मिला आपको, इनफ्लो हुआ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो आई 10,113। तो आप क्या करोगे, हमने विनियोग किया था 10,000 का, जिसकी प्रेजेंट की लागत है 10,000, और जो रिटर्न्स है उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू 10,113, यानी हमारे विनियोग के बराबर यानी उससे ज्यादा हो रही है। जैसे कि एनपीवी का क्या फॉर्मूला था, एनपीवी का फॉर्मूला था नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो वैल्यू। ठीक है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमारे इनफ्लोस की, तो वो आई इतनी 10,113, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 का था। तो जब हमारा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, 113 से, तो जो 113 से हमारा जो आंसर है पॉजिटिव आ रहा है हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को लगाते हुए, तो हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे थे। क्योंकि बात हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने पैसा लगाया है वर्तमान में, और जो हमारे रिटर्न्स मिल रहे हैं फ्यूचर में, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अगर हमारा जो आंसर है पॉजिटिव आता है, यानी ज़्यादा आता है हमारे रिटर्न्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर माइनस आ जाता है, सपोज यहाँ हमारे प्रेजेंट वैल्यू जो आउट इनफ्लो है, ये इनफ्लो की बात कर रहे हैं, तो जो रिटर्न्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज 9,000 आती, जबकि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 पर प्रेजेंट वैल्यू पर, तो जो इनफ्लो है जो है फ्यूचर का, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में विनियोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमारे इनफ्लोज की कम है, किसके मुकाबले, आज के विनियोग की वर्तमान मूल्य के। तो इसमें हम टाइम फैक्टर को इंक्लूड कर रहे थे। उसी के साथ हमने पढ़ा था सेकंड मेथड, प्रोफेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रोफेबिलिटी भी प्रोफेबिलिटी पे बात करती थी कि सपोज हमने आज जो पैसा लगाया है 10,000 रुपए का, उसका रिटर्न कितने हो रहे थे, सपोज इसी को ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो रिटर्न हो रहे 10,113 के, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू 10,113 है।
तो 10,113 डिवाइडेड बाय 10,000 आ रहा था, यानी जब आपका आंसर 1 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल, वो मेथड कहती थी। यानी 1 या 1 से ज़्यादा जब आपका आंसर आएगा तो इसमें क्या कर रहे थे, इस मेथड में हम एक्सेप्ट कर रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स किसकी बात कर रहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वही बात हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। तो जब आंसर आपका 1 आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप प्रपोजल क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें भी टाइम फैक्टर को ध्यान रखा। फिर हमने पढ़ा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसमें भी क्या करा, कंपनी में अगर 2 प्रपोजल है तो जिसकी IRR ज़्यादा थी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा थी, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू को करा था कैलकुलेट, टाइम फैक्टर को ध्यान में रखा था। तो जब हम 2 प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या 2 में से 1 को एक्सेप्ट करते हैं, 2 तो कर नहीं सकते, 2 में से 1 ही करना है, तो जब हम 2 में से 1 प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम देखते थे जिसकी आंतरिक प्रत्यय दर ज़्यादा है उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते थे, राइट, यानी जो रिटर्न्स हमें ज़्यादा दे रहे। तो हम इन विधियों से भी हमने निर्णय लिया या प्रबंधक निर्णय लेता है कि जिससे हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, राइट, जिस प्रपोजल से हमें या जिस इन्वेस्टमेंट से हमें जो प्रॉफिट्स हैं ज़्यादा मिलते हैं, उसमें क्या किया जाता है, विनियोग किया जाता है। तो ये दीर्घकालीन निर्णय हुए विनियोग के। अब हम देखते हैं, जब हमने मॉडर्न से ये पढ़ा, मॉडर्न टेक्निक से, ट्रेडिशनल टेक्निक से डिसीजन कैसे लेते हैं, उसी के साथ हम देखते हैं जब ये कैपिटल बजटिंग होती है या लॉन्ग टर्म जब हम डिसीजंस लेते हैं तो इसके इफेक्ट वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट, तो वो देख लेते हैं। तो पूंजी बजटन दीर्घकालीन निर्णय ही है। तो जब हम दीर्घकालीन निर्णय लेते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, तो प्रभावित करने वाले तत्व आय की दर, इनकम रेट, या आप इसको मान सकते हो रिटर्न, हम इसे रिटर्न कह सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो आय की दर क्या होती है, कैसे ये कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इफेक्ट करती है। सपोज हम अभी तक क्या देख रहे थे कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेट देख रहे हैं। रेट हम किस प्रकार देख रहे हैं, जब हम रेट की बात आ रही है तो हम देख रहे हैं अगर हमारे पास 2 प्रपोजल है, सपोज 2 मशीन है, तो हम ये देख रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। सपोज X से 10 और Y से 10.75 मिल रहे हैं, तो जहाँ हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम जब विनियोग निर्णय करते हैं तो उसमें प्रभावित करने वाला जो पहला फैक्टर है आय की दर, तो यही बात है, जो ये इनकम है इसकी रेट क्या है, ये भी इफेक्ट करेगी। अगर हम इसकी रेट नहीं देखते हैं, अगर हम 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम एक तरह से घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो वही बात हो गई कि जब आप कैपिटल डिसीजन लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या होता है, आय की दर होती है, इनकम की रेट होती है। सपोज आपके पास 2 प्रपोजल नहीं है, एक ही मशीन आपके पास विकल्प में आपको दी हुई है, एक ही मशीन या एक ही विनियोग दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्वेच्छा से दर निर्धारित करेंगे, कम से कम ये वाली मशीन मुझे 12% के तो रिटर्न दे, कम से कम 12% की तो रिटर्न मिलनी चाहिए। फिर आप वैल्यूएशन करोगे, आपको प्राप्त होगा 11 है या 10 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे कि अगर 12 से कम है तो रिजेक्ट कर देंगे उस प्रपोजल को, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे अगर 12 से ज़्यादा है तो आय की दर सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, कि हमारी इनकम रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद निवेश के मापदंड आ जाते हैं। उससे पहले देख लेते परियोजना का रोकड़ प्रवाह, जो भी हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं,
अब परियोजना का रोकड़ प्रवाह क्या है? हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स आने लग जाते हैं, चाहे कम आए ज़्यादा है, रिटर्न्स तो आएंगे। अब आप एफडी कराते हो तो एफडी में चाहे कितना भी प्रतिशत ब्याज हो, आपको एक साल में रिटर्न्स आने लग जाते हैं, आपको ब्याज मिलने लग जाता है। उसी प्रकार बात यहाँ हो रही है लॉन्ग टर्म डिसीजंस की। तो जब लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने हैं तो आपको जब वो रिटर्न्स मिलेंगे, रोकड़ का जो प्रवाह होगा, अब रोकड़ का प्रवाह क्या कह रहा है, या तो इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है, ये भी आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। सपोज आप आउटफ्लो कब करोगे? जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जब आप एक मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। तो जब आउटफ्लो सपोज आपने 10 लाख का किया है, और दूसरा होगा इनफ्लो, जब पैसा आने लगा। सपोज आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा है, आपको 10 साल तक पैसा आ रहा है, 2 लाख रुपए हर साल आता है। तो जब 2 लाख रुपए आपको आता है तो वो हो जाता है इनफ्लो, और ये तो पैसा चला गया। आउटफ्लो क्यों गया? क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा। और ये क्यों आया? क्योंकि इन्वेस्ट करने पर रिटर्न्स आने लगे। तो जब हमारा रोकड़ का प्रवाह कम और ज़्यादा होता है, या ज़्यादा या कम होता है, जो भी होता है, वो इफेक्ट होता है किससे? हमारे डिसीजन से। अगर हमने राइट डिसीजंस लिए हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितनी रेट से हमें होगा, तो जो ये इनफ्लो भी है हमारे निर्णय को प्रभावित करता है, पूंजी बजट निर्णय को प्रभावित करता है, राइट। उसके बाद है निवेश के मापदंड। अब निवेश के मापदंड क्या होंगे? आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या क्या सोचते हो? आप सोचते हो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस आप देखते हो टाइम लिमिट्स, क्या टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आप फिर देखते हो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट क्या है, साथ ही साथ रिस्क, जोखिम को भी देखते हैं आप कि रिस्क कितनी है इसके अंदर। ऐसा तो नहीं रिटर्न ज़्यादा दे रही है तो रिस्क भी है, ऑब्वियसली जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगी ही। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट की बात करें तो पैसा लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है, वहाँ भी लगाते हैं क्योंकि रिटर्न्स वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं अरे इसकी तो रिस्क ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं कम रिटर्न में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो पहली है टाइम, तो टाइम भी आपको क्या है, इफेक्ट करता है डिसीजंस में। दूसरा ब्याज की दरें या रेट की बात आ गई, तो जब आप रेट आपको मिलने लग जाती है, 10 मिल रही है या 8 दूसरे प्रपोजल से मिल रही, तीसरे से 11 मिल रही है, तो ये रेटें भी आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है। साथ ही साथ रिस्क, जोखिम, अगर किसी प्रोजेक्ट में या किसी परियोजना की बात करें तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उसमें रिस्क कितनी है। भाई अगर आज एक मशीन खरीद रहे हैं, भाई रिटर्न तो बहुत अच्छी दे रही है लेकिन थोड़े टाइम बाद नहीं चलेगी, या फिर वो क्या होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अप्रचलन हो जाएगी, उसकी जगह नई भी आ सकती। ऐसा कोई फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर, कि भाई रिटर्न तो ज़्यादा दे रही लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस समय भी हमारा कैपिटल बजट का डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा। तो हम रेट भी देखेंगे, टाइम भी देखेंगे और रिस्क भी देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स हमारे कैपिटल बजट के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। तो हमने बात करी सबसे पहले आय की दर की, जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं उसकी रेट की, कम ज़्यादा होगा तो भी हमारा डिसीजन इफेक्ट में आएगा। कैश के इनफ्लो की, आउटफ्लो की बात करी तो इससे भी हमारा क्या है, डिसीजन इफेक्ट होगा। और थर्ड अदर्स और भी हैं जिनसे हमारे डिसीजन के इफेक्ट होते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं जो डिसीजन इफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या होती है कि अगर एक बिजनेस है, तो कुल मिला के बात यही हो रही है कि अगर एक विनियोक्ता है और प्रबंधक है तो वो डिसीजन सोच समझ कर ले। जब पूंजीगत बजट या पूंजीगत व्ययों पर वो पैसा लगाता है, जिसे हम पूंजी बजटन कहते हैं, तो वो जो पैसा लगाता है तो किन विचारों पर ध्यान देता है कि उसकी प्रत्याय दर क्या है, रेट्स क्या हैं। अगर अट्रैक्टिव रेट्स हैं तो वो डिसीजन लेता है। साथ ही साथ रिस्क फैक्टर को भी ध्यान रखता है ना, प्रेजेंट वैल्यू को भी ध्यान रखता है कि अगर वो आज कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है।
आज के बराबर है या नहीं, नहीं हैगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगा। फिर देखेगा अगर 2 प्रपोजल है तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। फिर आप देखते हो कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गया है तो उस प्रोजेक्ट में अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो आप एक मन से दर निर्धारित कर देते हैं, अपेक्षित दर। तो उस अपेक्षित दर से आपको उस प्रपोजल से रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं, अगर नहीं मिल रहे तो आप रिजेक्ट कर देते हो। तो इस प्रकार के निवेश के निर्णय लेते हो, तो दीर्घकालीन निवेश के निर्णय लेते हो जो पूंजी बजटन के अंतर्गत आता है, और हमने इसको प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।